तो चलिए आज बात करने जा रहे हैं एक अलग सेक्टर की, और वो है वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री। वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री जिसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है ओवर द टाइम, और एज ए इन्वेस्टर आपको इसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और कैसे एवेल्यूएट करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस, जैसे वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री ना जो काफ़ी यूज़ होती है हर एक सेक्टर में। यानी वायर्स एंड केबल्स आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन हो या हाउस होल्ड हो या कहीं भी हो, नो वो यूज़ होता है। और एक्चुअली इसके वजह से ना एक कंसिस्टेंट डिमांड रहती है इन सब की। ओके। और आई थिंक आगे भी रहेगी, आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट काफ़ी बढ़ने वाला है, रियल एस्टेट भी बढ़ने वाला है। और जो भी चीज़ें होने वाली है, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ये सेक्टर थोड़ा फेवरेबल हमेशा रहेगा। लेकिन उसके भी काफ़ी चैलेंजेस है और अपॉर्चुनिटीज़, हम लोग एक के बाद एक बात करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। एंड बिफोर आई स्टार्ट गाइस, वेलकम एवरीवन गाइस, मेरा नाम तपन दोशी है। आई एम अ चार्टर अकाउंटेंट एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, एंड आई डू प्रोवाइड नो रिकमेंडेशन सर्विस। हमारी खुद की रिसर्च टीम है और हम लोग रिकमेंडेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो चले वापस बात करते हैं मार्केट के बारे में, और सॉरी, वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री के बारे में। तो वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री ओवर द टाइम ग्रो किया है, काफ़ी ग्रो किया है। अगर मैं एक मिनट में एक काम करता हूँ, मैं ज़रा ओपन कर लेता हूँ स्क्रीनर जिससे आपको पता चले। तो जैसे अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री का अगर मैं रिटर्न भी देखूँ, जैसे पॉलीकैब इंडिया है, के आई इंडस्ट्री, आर आर केबल, फिनोलेक्स, यूनिवर्सल। अब 3 साल का रिटर्न देखे, पॉलीकैब का 39 है, बहुत अच्छा है। के आई का 37 है। ओके, फिनोलेक्स का थोड़ा कम है, लेकिन यूनिवर्सल का भी 48 है। वी मार्क का ऑलमोस्ट 131 है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये दिखा रहा है कि कंसिस्टेंट रिटर्न इन इन कंपनियों से प्रोवाइड किया है। और वो कब होता है? जब एक कंसिस्टेंट ग्रोथ होता है मार्केट में। और ये इंडस्ट्री में ग्रोथ रहा है। हाँ, अगर आप देखो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी रहे। जैसे अगर मैं पॉलीकैब की भी बात करूँ, तो पॉलीकैब का अगर मैं 10 साल का चार्ट भी निकालता हूँ, तो ये देखिए कि ये स्टॉक ऊपर जा, यहाँ से देखिए 5400 से कैसे वो नीचे आ गया था 4000 पे, फिर वापस वो ऊपर गया, वापस वो आधा हो गया, तो ऑलमोस्ट आधा नहीं, 40%, जब वो कुछ बातें चल रही थी कि भाई उन्होंने सेल्स में कोई इशू क्रिएट किए थे, और फिर ये वापस बढ़ा है। दूसरा, और एक न्यूज़ भी आई थी कि भाई अदानी और बिरला भी एंटर कर रहे हैं इन इंडस्ट्री में। तो हम लोग उसके बारे में भी, इम्पैक्ट में भी बात करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ जो भी मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में अभी इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। By the way, आप लोगों में से कितने लोग ने वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया? देन जस्ट है मी इन द चैट बॉक्स, मी इन द चैट बॉक्स। ओके। यस। तो अगर देखें वायर्स एंड केबल्स की, अगर हम लोग थोड़ा सेक्टर के बारे में समझते हैं कि सेक्टर कैसा है। देखिए, तो सेक्टर तो ऑफ कोर्स ना, अगर वायर्स केबल एफएमईजी सब ऐड करें तो ऑलमोस्ट 1.8 लाख करोड़ का पूरा ये सेक्टर है। So, उसमें से 39% अगर आप देखें तो वायर्स एंड केबल्स का ही है। और उस नहीं, 39% जो वायर्स एंड केबल्स में वो इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री का है। ओके। और साइज भी अगर वायर्स एंड केबल्स एफएमईजी निकाल दे तो ऑलमोस्ट 700 बिलियन है। तो ओवरऑल यहाँ से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डबल डिजिट में ग्रो होगा। वायर्स इंडस्ट्री ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि 12 से 14% से यहाँ से ग्रो हो सकता है। इसमें धीरे धीरे ऑर्गेनाइज प्लेयर का दबदबा बढ़ रहा है, पहले इतना नहीं था, अभी धीरे धीरे, जैसे ये पॉली कैब है या आर आर केबल है, से लेके काफ़ी सारे हैं जो नो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, और वहाँ उनका दबदबा बढ़ रहा है। ओके। तो ऑलमोस्ट आप देखो तो नो, पहले ये 14 में कुछ 61% था, अभी कुछ 80% के ऊपर, 75 to 80% हो गया है। तो मेजोरिटी वायर्स एंड केबल्स में क्या ना ऑर्गेनाइज सेक्टर है। आगे जाके रिन्यूएबल सेक्टर की काफ़ी डिमांड रहेगी, उसमें भी वायर्स चाहिए। तो वायर्स तो आपको हर जगह लगेंगे, और इसलिए वजह से ना ये सब कंपनियां ने अच्छा परफॉर्म किया है। मोस्ट ऑफ द वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री हैज गिवन अ वेरी गुड रिजल्ट्स। तो ये हमेशा इसका पॉजिटिव रहा है। और अगर आगे भी देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स का बूम रहेगा। ठीक है। फिर रियल एस्टेट अभी थोड़ा डाउन है, लेकिन आई थिंक वो रिवाइवल आना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट है एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ना आई थिंक कंजम्पशन पैटर्न बढ़ेगा। और जो जीएसटी कट हुआ है वो सब है, तो उसके वजह से ऑलरेडी ऑलरेडी कह सकते हैं कि डिमांड में अपटिक आई है।
तो वो एक होगा। रिन्यूएबल जैसे मैंने बोला ना कि ऑलमोस्ट 500 गीगावाट का टारगेट है अभी। जब आप रिन्यूएबल्स में बात करते हो तो ऑफ कोर्स वायर्स तो उसमें, केबल्स तो यूज होते ही है, तो वो आप ध्यान रखिए। डेटा सेंटर्स, डेटा सेंटर्स भी ऑलमोस्ट 30% से ग्रो हो रहा है। अब डेटा सेंटर में हमने पहले भी एक नो सेशन किया था जैसे आपको पता है। तो डेटा सेंटर्स में भी अगर अच्छा खासा कह सकते हैं कि ग्रो होने वाला है और आगे भी ग्रो होगा। सो वन थिंग, वो भी एक पॉइंट आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। दूसरा एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि एक तो डेटा सेंटर तो बोला मैंने, फिर ईवी चार्जिंग एंड स्टेशन, इंफ्रास्टेशन। तो ईवी में भी काफ़ी हद तक नो वहाँ भी चार्जर्स, वहाँ वायर्स की ज़रूरत होती है। और एक्सपोर्ट धीरे धीरे नो बढ़ रहा है, धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सी ये सभी कंपनीज है ना काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी कर, और खास करके मिडल ईस्ट एंड ऑल दैट में ना काफ़ी, ये अगर आप देखो ना तो अच्छा खासा नो जंप आया है। और ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा, यहाँ से भी बढ़ेगा। द ओनली थिंग इज ना कि आपको देखना पड़ेगा कि पैटर्न कैसा है। अगर वो ट्रेड डील और वो सब में अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर इशू है। लेकिन आई थिंक थिंग्स विल बी सेटलिंग डाउन ट्रेड डील के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सब में एक यूनिफॉर्म डिमांड रहेगा। ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको देखे तो ओवरऑल यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा ग्रोथ आएगा यहाँ से। और अगर हम लोग बात करें कि भाई आगे जाके भी अगर ग्रोथ आता है तो क्या मार्जिन्स बढ़ेगी, वो मार्जिन का ही मेन कह सकते हैं ना कि हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से मार्जिन बढ़ सकते हैं। क्योंकि उसमें उसके लिए आपको रॉ मटेरियल प्राइसिंग एंड ऑल दैट वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मार्जिन धीरे धीरे बढ़ सकते हैं प्रोवाइडेड इतनी कंपटीशन ना हो। ओके। अगर कंपटीशन हुई तो वापस यहाँ दिक्कत आने के चांसेस है। तो अगर क्योंकि देखो, कंपटीशन की मैं बात करूँ ना तो सबसे बड़ी जो कंपटीशन अभी शायद आ सकती है वो है अदानी के और से, और बिरला दोनों लोग एंटर कर रहे हैं वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री में, क्योंकि ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। जैसे इन लोग बिरला ग्रुप ने तो पेंट इंडस्ट्री में भी एंटर किया, करेक्ट। और डबल डिजिट ग्रोथ कोई भी सेक्टर में होता है ना, वहाँ हमेशा डिमांड ज़्यादा रहती है। तो उसके वजह से इंडस्ट्री भी एक्सपेक्टेशन बढ़े, क्योंकि देखिए ये जो बिरला है या अदानी है उनका खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इतनी है ना कि वो सोचते हैं कि भाई बाहर से ऑर्डर करें, इससे तो हम ना खुद बनाए। तो इसलिए वो एक थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उनका कब आता है और कब वो प्रोडक्शन में आता है। तो नॉर्मली आई थिंक 2026 एंड या 27 में ये सब कंपनियां अच्छी तरह से काम करना चालू होगी। इसलिए आप देखो तो ये सब स्टॉक जो पॉली कैबे से लेके आरआर केबल से लेके काफी सारे स्टॉक जो गिरे थे वो वापिस रिकवर हो गए। ठीक है। तो आपको 2026-27 का थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई क्या होगा उस टाइम पे। ओके, उस टाइम पे किस तरह का सीन होगा, किस तरह की कंपटीशन होगी, किस तरह की प्राइस वॉर होगी, क्योंकि वो सब सस्टेन करना बहुत ही जरूरी होगा। और हमें भी पता है कि जब बड़ा ग्रुप आता है तो उसके वो बहुत ही जबरदस्त तरीके आता है, क्योंकि उनके लिए ये कहता है ब्रेड एंड बटर नहीं है, वो यहाँ मार्केट गेन शेयर करना चाहते हैं। तो मार्केट गेन के चक्कर में क्या होता है, वो अच्छा खासा डिस्काउंट देते हैं ऑल दैट, इसके वजह से ही वो मार्केट शेयर कैप्चर कर पाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा, जहाँ जहाँ मैंने देखा है ओवर द टाइम मैंने देखा है कि ये जैसे ही बढ़ता है ना तो वहाँ मार्जिन्स के इशू होता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि वायर्स एंड केबल्स में ऐसा होगा, लेकिन हमने जो लास्ट सेक्टर में ऐसा देखा है वो है पेंट इंडस्ट्री में। पेंट इंडस्ट्री में 3 साल पहले देखिए तो इतनी कंपटीशन नहीं थी। 5 साल पहले एशियन पेंट्स का दबदबा था, एवरीथिंग वाज डूइंग फाइन। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में अच्छा खासा वो गिरा है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स गिरे और मार्जिन भी गिरा है। क्यों? क्योंकि जैसे ही बिरला कॉर्प ने जेएसडब्ल्यू पेंट्स एक्वायर की, और नो अदानी तो थे ही, तो नॉट अदानी सॉरी, बर्जर पेंट्स एंड ऑल दैट। तो लेकिन जो बिरला ने एंट्री की, उन्होंने बिरला ओपर्स लेके आए, जेएसडब्ल्यू पेंट्स है, उसके बाद आप देखो तो मार्जिन गिरना चालू हो गया था पेंट इंडस्ट्री का। तो वैसा कोई सीन तो नहीं आ रहा है ना, वो एक आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप वायर्स एंड केबल इंडस्ट्री की बात करें तो। ये ये इंडस्ट्री में दम है, लेकिन कंपटीशन भी है। और कंपटीशन अगर बड़े बड़े प्लेयर से अच्छी तरह से आती है ना तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। अभी तो ऐसा कोई
सीन नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। सो दैट यू पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड। सो रेवेन्यू और मार्जिन किस तरह से है एंड ऑल दैट। अगर हम लोग बात करें कि मार्केट शेयर किसका है इन सब में, तो मार्केट शेयर है पॉलीकैब का सबसे ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 18% का मार्केट शेयर पूरा वायर्स एंड केबल्स में पॉलीकैब है। केईआई का 9% है, हेवेल्स का 8% है, आरआर केबल का 7% है। तो कहते हैं ना कि डबल है, सेकंड प्लेयर जो है ना उससे पॉलीकैब डबल है, तो उस तरह से ग्रो किया और अभी भी आप देखें तो ऑल टाइम हाई के पास है। दैट शो द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। आप वायर्स एंड केबल्स है, फिर उनके खुद के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड ऑल दैट, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि काफी टाइम हमें लगता है कि कोई स्टॉक महंगा है, लेकिन वो बिजनेस अच्छा करता है ना, तो ओवर द टाइम जो टॉप होता है उससे भी वो काफी आगे निकल जाता है। वैसे ही पॉलीकैब में हो रहा है अभी। सो यस, कंपटीशन लैंडस्केप थोड़ा आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, और ये मार्केट शेयर का भी थोड़ा देखना पड़ेगा कि किस तरह से है। एंड वायर्स एंड केबल्स में एक चीज है कि आपको और एक बात जो ध्यान में रखनी होगी, वो है रॉ मटेरियल प्राइसेस। रॉ मटेरियल प्राइसेस कहाँ जा रहा है, क्योंकि क्या है कि इनसे उनका डायरेक्टली इम्पैक्ट आता है। जैसे कॉपर एल्यूमिनियम, उसमें कॉपर एल्यूमिनियम काफी यूज होता है। कॉपर कह सकते हैं कि उसमें 55 से 60% का जो टोटल कॉस्ट होता है वो है कॉपर होता है, और एल्यूमिनियम कुछ 15 से 20% का कॉस्ट होता है, और बाकी सब मेटल्स मिला के नो रिमेनिंग होते हैं। लेकिन आप देखें तो कॉपर ऑलमोस्ट मेजर है। इसलिए अगर कोई प्राइस फ्लक्चुएशन आता है इसमें, तो फिर आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन हाँ, आगे जाके अगर कह सकते हैं कि अगर कॉपर प्राइसेस नीचे आते हैं तो इनको डायरेक्ट फायदा हो सकता है। सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। कैपेक्स, कैपेक्स कैसा कर रहे हैं कि भाई किस तरह से कैपेक्स आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलीकैब 2200 करोड़ का देने वाला है कैपेक्स, कि ये 560 करोड़, आरआर केबल 530 करोड़। तो कैपेक्स किस तरह से बढ़ा रहे हैं और उसका यूटिलाइजेशन कैसा है। यूटिलाइजेशन नॉर्मली ना इन सब कंपनियों का अच्छा होता है। अगर केईआई केबल की बात करें तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं ना कि 91% यूटिलाइजेशन है। तो आप सोचो कि अगर 91% यूटिलाइजेशन है, तो इनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा कि आप नए ऑर्डर्स ही ले नहीं पाओगे। इसलिए यूटिलाइजेशन भी देखना है। अगर यूटिलाइजेशन 85-90 टच होने लगा, दैट मीन आपको एक नया प्लांट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा या क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सिमिलरली गाइस, इन सब कंपनीज में रॉ मटेरियल प्राइसेस जैसे मैंने बोला वो थोड़ा देखते रहो। और मैं अभी क्या करता हूँ कि थोड़े इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की बात करते हैं कि कौन से मैट्रिक्स, कौन से पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं जब इन सब कंपनीज को देखते हैं। तो ठीक है, तो एक बार मैं जरा स्क्रीनर ओपन कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। हम्म। तो कुछ कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ध्यान रखें। बाय द वे, आगे जाने से पहले जस्ट टू टेल यू गाइस, आप अगर मुझे फॉलो नहीं करे तो सी ए तपन दोषी यूट्यूब में आप फॉलो कीजिए गाइस। मैं काफ़ी सारे वीडियोस होते हैं जैसे, और बाकी के सेक्टर्स के भी डालता हूँ। जैसे ये तो मेरा टीवी शो है सीएनबीसी का, ये 20 का, देखो 20 का मेगा ट्रेंड है, ये एनडीटीवी शो है। ये कुछ और स्टॉक्स पे डिस्कस किया हुआ है। तो हर रोज नो एक या दो वीडियोस आते हैं, आप जरूर देखिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आर यू फॉलोइंग माई चैनल गाइस? जस्ट है वाई फॉर यस और एन फॉर नो। अगर नहीं कर रहे हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। अगेन गाइस, अगर आप नो हमारी सर्विस देना चाहते हो तो www.catapan.in में जाइए, वहाँ पैकेजेस हैं। एंड नो इवन इन जो वीडियोस है उसमें मैंने कुछ कॉम्बो ऑफर दिए, तो वो भी आप देख सकते हो। ओके, कमिंग बैक टू पॉलीकैब गाइस। पॉलीकैब का जैसे मैंने बोला कि नो जो पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है वो हम लोग थोड़ा बात में बात करते हैं उसके बारे में। सो पहले तो भाई रेवेन्यू ग्रोथ कैसा है, कि किस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ है, कंसिस्टेंट ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यानी 12% के आसपास, और वो आप वो ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो ग्रो करते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इतना तो चाहिए। इबीटा मार्जिन भी अगर आप देखो 8 से 12% के पास नॉर्मल होता है। आरओसी यहाँ देखना पड़ता है, क्योंकि आरओई नहीं, जैसे फॉर चलो मैं स्क्रीनर में दिखाता हूँ।
तो रेवेन्यू ग्रोथ अगर आपको देखना है, 1 मिनट, हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 3 साल का रेवेन्यू ग्रोथ है, ठीक है, 22% के आसपास है। के आई का 19 है, आर आर केबल का 20 है, तो अच्छा है। अच्छा है, फिनोलेक्स का थोड़ा कम है, लेकिन कंपेरेटिवली अच्छा है। इवन प्रॉफिट ग्रोथ और ये सब आपको जरूर देखना है जब इन सब कंपनियों को आप देखते हो कि भाई रेवेन्यू ग्रोथ तो ठीक है ना। दूसरा आपको देखना है कि भाई इबिटा मार्जिन 8 से 12% के पास है कि नहीं है। तो इबिटा मार्जिन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और ये देखिए 12% के ऊपर है, इसमें एक थोड़ा कम है, 11% है। फिनोलेक्स 15 है, तो आप देखो मोस्टली 30 12 के ऊपर है, तो एक अच्छी साइन है कि हाँ भाई यहाँ वो अच्छा खासा कमाए, जिससे वो अपने इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन पे कर पाए। ओके। तो इबिटा मार्जिन ऑफ कोर्स एक पॉइंट है जो आपको हमेशा देखना पड़ेगा जब आप ये कंपनीज इवेल्यूट करते हो। दूसरा जो पॉइंट है वो आपको नज़र में रखना है कि अगर आरओसी कितना है और डेट टू इक्विटी कितना है। तो डेट टू इक्विटी 0.5 के नीचे होगा तो अच्छा रहेगा। डेट टू इक्विटी मैं बता देता हूँ, आरओसी बता दूँ। आरओसी देखिए कि बेंचमार्क से तो ऊपर ही है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो आरओसी क्या होता है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की क्या होता है कि ये भी एक कैपेक्स ड्रिवन कंपनी है। और कैपेक्स ड्रिवन कंपनी जब होती है ना, तो वो एट द एंड ऑफ द डे डेट ज्यादा लेती है, और डेट ज्यादा लेती है तो फिर इंटरेस्ट कॉस्ट और वो सब पे करना पड़ता है। ठीक है। और प्लस आरओसी जो होता है ना, वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो पूरा कैपिटल को कैप्चर करता है। तो इसलिए आरओसी इंपॉर्टेंट है, प्लस डेट टू इक्विटी इंपॉर्टेंट है कि भाई डेट टू इक्विटी 0.5 से तो ऊपर नहीं है ना, नीचे ही है ना। तो वो भी हम आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन यू आर इवेल्युएटिंग ऑल दीज कंपनीज। एक काम करो, आपको ये पॉइंटर्स चाहिए गाइस? जस्ट टाइप वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स, मैं आपको पॉइंटर्स दे देता हूँ। ये रहे। ओके। यस, अब दूसरे पॉइंट जरा देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमें थोड़ा ध्यान में रखना है गाइस, मिल गया ना, पॉइंटर्स मिल गया ना? 1 मिनट। या चलिए, अब दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि भाई वैल्यूएशन और कैश मैट्रिक्स क्या है। अब वैल्यूएशन में देखिए, ये हमने काफ़ी टाइम डिस्कस भी किया है, क्योंकि ये हैवी इंडस्ट्री है, तो एक तरह से ईवी बाई ईबिटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप बोलोगे ईवी बाई ईबिटा कितना होना चाहिए? ईवी बाई ईबिटा ऑलमोस्ट 6 से 8 होगा तो बहुत अच्छा है। और ईवी ये रहा, लेकिन ये सभी बहुत महंगे हैं। देखें, ये रहा 28 32 23। तो यानी कहते हैं ना, 12 का अगर बेंचमार्क भी रखे तो भी 8 से 12 तो भी आई थिंक ये ज़्यादा है। तो महंगे हैं, लेकिन ये परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए वो महंगे हैं। आपको वो डिस्टिंग्विश करना है कि भाई परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है और इतना महंगा है, तो ये स्टॉक अपने आप ही गिर जाएगा। लेकिन अभी गिर नहीं रहा है, दैट मीन्स नो, समहाउ ग्रोथ इज एक्चुअली सस्टेनिंग इट। तो ये थोड़ा ध्यान में रखो जब भी आप ऐसी कंपनीज देखते हैं कि ऐसा डिसीजन मत लो कि भाई चलो आरओसी ज़्यादा है या ये है वो है। सॉरी, आरओसी क्या, जैसे डेट ज़्यादा है या ईवी बाई ईबिटा ज़्यादा है, ऐसे मत देखो। क्योंकि आपका जो रियली में एनालिसिस होना चाहिए कि क्या ग्रोथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आगे जाके। तो इन सब कंपनीज की बात करें तो क्या वो 14 15% से ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर वो उस तरह से ग्रो करेंगे, देन इट विल बी वेरी वेरी नो गुड फॉर द कंपनी के। हाँ, वो ईवी बाई ईबिटा पे फोकस कर रहे। ईवी बाई ईबिटा, आयुष आयुष वो है एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाई ईबिटा, दैट इज अ फॉर्मूला एक्चुअली। उसके भी मैं 1 मिनट आपको पॉइंटर्स दे देता हूँ, जस्ट अ मिनट। दूसरा होता है पैग रेशियो, तीसरा वर्किंग कैपिटल, और चौथा पैग रेशियो। ओके, ये रहा सीएफओ एंड पैट। ठीक है, डिवाइड बाय सीएफओ यानी कैश फ्री आउट इनफ्लो। ओके। तो वो कैसा है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो दिस आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको वैल्यूएशन और कैश मैट्रिक्स में आपको ध्यान में रखने हैं।
और कुछ पॉइंट्स जो आपको नज़र में रखने हैं जब इन सब कंपनीज को देखते हैं, कि भाई बिजनेस क्वालिटी कैसी है, कस्टमर कंसंट्रेशन कैसा है, कि भाई एक ही जगह पे तो सभी कॉन्ट्रैक्ट्स इसके नहीं जा रहे हैं ना, क्योंकि अगर ऐसा होता है और अगर वो कंपनी नहीं चली, ओके, अरे वो सेगमेंट नहीं चला तो पूरी कंपनी नहीं जाएगी। इसलिए आपको थोड़ा देखता रहना है कि भाई कंसंट्रेशन कैसा है, और जैसे कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ऑल दैट कस्टमर। तो क्योंकि कस्टमर जैसे बोला कि एक ही जगह पे होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा एग्जिस्टेंस का। ऑल्सो ईवी का बड़ा वो हो रहा है, आगे जाके ईवी बहुत ही फैलेगा। तो क्या ये कंपनी ईवी रेडी है कि नहीं है, क्या ये कंपनीज ईवी को सप्लाई करती है कि नहीं है, क्योंकि वो एक काफी बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर हो सकता है आगे जाके, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट दोनों। ऑफ कोर्स जो एक्सपोर्ट और मिक्स है वो 15 से 20% यूटिलाइजेशन जितना अच्छा होगा, जैसे 75 to 85 माना जाता है कि यूटिलाइजेशन अच्छा है, और आरओसी 18 के ऊपर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आपको देखना पड़ेगा कि भाई हाँ सही में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, मैं इसके भी पॉइंटर्स आपको दे देता हूँ। नाउ कमिंग बैक टू दिस वन, कि भाई स्टॉक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। और तो अगर आप देखो तो इन सब कंपनीज का अगर देखो ना, तो आई थिंक मार्केट कैप देखे तो ऑलरेडी काफ़ी हाई है। जैसे पॉली कैप तो 1 लाख पहुंच गया है, 39,000। के ई आई आर आर केबल 15,000 है, फिनोलेक्स 11,000 है। तो आप बोलोगे कि तपन क्या लग रहा है कि इस लेवल पे आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मैंने जो आपको रेशियोज जो यहाँ दिए है, अगर वो आप नो कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे और समझोगे, आई थिंक दैट इज वेयर यू विल कम टू नो विच विल वर्क और विच विल नॉट वर्क। तो सेक्युलर ग्रोथ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही है कि स्टॉक टू स्टॉक आपको थोड़ा ध्यान में देना चाहिए। और इन सब कंपनीज में भी आई थिंक बहुत ही खराब समय देखे हैं पास्ट में। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है, आई थिंक दिस इज द टाइम नाउ वेयर दिस कंपनीज आर टेकिंग अ ब्रीदर, और अभी सिचुएशन इज मच मच मोर पॉजिटिव। ओके, एंड प्लस बात करें कि भाई अगर यहाँ से अगर इन सब कंपनी का ग्रोथ देखना है तो कैसे देखा जाए, तो देखो वो आपको इनके क्वार्टरली नंबर से पता चलेगा कि ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या तो कोई गाइडेंस अगर कंपनी ने दी है तो होगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि ये कहते हैं ना कि और दूसरा, 1 मिनट, दूसरा एक चीज जो मैं आपको कहना भूल गया था कि इन सब कंपनियों में क्या होता है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस का जो मैंने पहले भी बताया था, उसका इम्पेक्ट इतना होता है कि अगर आपको रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ते हुए देखे ना, तो इन स्टॉक्स में ना थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि गलत स्टॉक लेने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और आप देखो कि वॉलेटिलिटी कैसी है, इन सब की वॉलेटिलिटी इसलिए इतनी है क्योंकि ये सब सेक्टर ही ऐसे हैं। अगर ओवरऑल ऑटोमोबाइल्स थोड़ा ठंडा हो गया, रियल एस्टेट ठंडा हो गया, तो सडनली इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। तो वो दिमाग में रख के आपको आगे काम करना है, आपको आगे जाके इन्वेस्ट करना है। ऐसा मत समझो कि आपने नो वायर्स एंड केबल्स में डाल दिया तो कोई टेंशन नहीं, अपने आप ग्रो होगा, नहीं, ऐसा कभी होता नहीं। सो कीप दिस इन माइंड नो व्हेन यू आर नो रिव्यूइंग दिस स्टॉक्स। ओके, अभी आप बोलोगे कैसे हमें पता चले कि भाई कौन सा स्टॉक लेना है, दैट इज द मेन क्वेश्चन, एग्री और नॉट, देन जस्ट हैव ए फॉर एग्री। ओके, कि भाई कौन सा स्टॉक है जो हमें देखना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए एंड ऑल दैट। क्योंकि क्या है कि इतने सारे स्टॉक्स होते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसमें आपको एक तो करंट ग्रोथ तो देखना है, पास्ट ग्रोथ तो देखना है, प्लस इनका फ्यूचर ग्रोथ भी देखना है। फ्यूचर ग्रोथ में कैसे ग्रो करने वाले हैं, और कौन से रीजन्स में जानने वाले हैं, और कौन से कहते हैं ना कि सेगमेंट में वो काम करेंगे। तो फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी हद तक मैनेजमेंट की कमेंट्री एंड ऑल दैट विल कम टू नो। एंड आई थिंक जिस तरह का माहौल है अभी मार्केट में, और जिस तरह का इंडिया में अगर आप सिचुएशन देखें, आई थिंक रियल एस्टेट एंड ऑल दैट नो विल गेट अ वेरी गुड पुश, मे बी नेक्स्ट 1 क्वार्टर, क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑल्सो पुशिंग very hard. So keep this in mind, guys.
ऑल्सो अगर हम बोले कि वैल्यूएशन की दृष्टि ये कौन से सस्ते हैं, तो मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। अगर वैल्यूएशन की दृष्टि में मैं बोलूँ ना, तो आपको मोस्टली ईवी बाई ईबिटा देखना होता है, जो ये है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, पॉलीकैब 28% है, कि ई आई 32 है, आर आर केबल 23, यानी बहुत हाई है, बहुत हाई है। लेकिन क्योंकि ये रिजल्ट दे रहे हैं, तो इशू नहीं आ रहा है। अदरवाइज अगर आप बात करो तो यस, ये काफ़ी हाई है। और अगर हम लोग बात करें, फिनोलेक्स थोड़ा सस्ता है। ओके, यूनिवर्सल अभी क्या है कि अगर आप ये देखो कि पॉलीकैब की है, कितने सारे इश्यूज है, लेकिन ये वापस रिकवर इसलिए आते हैं क्योंकि ये सेगमेंट ही इतना स्ट्रांग है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि ऐसे सेगमेंट में जाओ, वहाँ स्ट्रांग स्ट्रेंथ हो, तो फिर आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉलीकैब में भी ऐसा है, और इन सब में। और जिस तरह का मैनेजमेंट का गाइडेंस था, जिस तरह का मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है, आई थिंक थिंग्स विल बी बेटर ओनली फॉर ऑल दिस स्टॉक। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट टू फॉर योर इंफॉर्मेशन। थोड़ा सेबी का हमें ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। So this is how it normally it is. And if you see the quarterly results also, no, इन सब कंपनीज के वो भी सुधर रहे हैं। तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि वायर्स एंड केबल्स इंडस्ट्री नो इट्स अबाउट टू गो, लेकिन अभी भी एक्सपोर्ट उतना नहीं है, आगे जाके एक्सपोर्ट का होगा। आगे जाके अच्छा खासा एक्सपोर्ट होगा। गाइस, आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ओके, ठीक है। अपार इंडस्ट्री अभी अभी टेम्परेरी रखोगे, आयुष जी, फिर अपने देखते हैं। अभी तो आई थिंक रख सकते हो टेम्परेरी, एवरेज नहीं करना है, लेकिन बस वो रखना है। ठीक है, कमिंग बैक टू क्वेश्चंस गाइस। क्वेश्चंस में गाइस, जो एक नॉर्मली भी क्लाइंट का क्वेश्चन होता है कि ना, इन सब में पता है इतने सालों से ग्रो कर रहे हैं, तो क्या इतने ग्रो करे तो और ग्रो होंगे, तो ग्रो हो सकते हैं। आज ही एक क्लाइंट से बात हो रही थी, और वो बोल रहे थे कि सर ये नो, इसमें पेशेंस रखना पड़ रहा है, ये है वो है, मुझे पैसे जल्दी है। मैंने वही बोला कि यहाँ यू हैव टू गिव टाइम फॉर अ स्टॉक टू ग्रो। सिमिलरली ये सब कंपनीज भी अच्छी है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये राइट वे में जा रहे कि नहीं, क्या ये प्रॉपरली जा रहे कि नहीं, इनका गाइडेंस कैसा है, मैनेजमेंट गाइडेंस कैसा है। अगर वो सब होगा, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सब फैक्टर्स के वजह से ही स्टॉक भागते हैं। ठीक है। अगर दूसरा एक जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स की बात करूँ ना, तो जैसे मैंने पी रेशियो और वो सब बोला है, लेकिन क्या होता है कि उसमें डिपेंड्स ऑन लॉट मैनी थिंग्स। आई थिंक ईवी बाई बीटा इज मच मच बेटर देन, यू कैन से ओवर द टाइम, आपका वैल्यूएशन मैट्रिक्स की तरह, क्योंकि उसमें पूरा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस का सब कुछ आ जाता है। ओके, कमिंग बैक टू, 1 मिनट मैं ज़रा ये ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा आपको और चीज़ जो अगर देखनी है ना, तो आप देखो कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं है। अगर वहाँ पॉजिटिव है, तो वो कंपनी के लिए काफ़ी बेटर है। ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, तो कॉन्कोल्स एंड ऑल दैट सुनना बहुत ज़रूरी है। देखो, अभी भी वो जैसे पॉलीकैब है, पॉलीकैब के सामने काफ़ी एलिगेशन है, तो अभी भी एलिगेशन तो चल ही रहे हैं। लेकिन उससे स्टॉक को कोई इशू नहीं आता है, नॉर्मली क्या होता है, वो सेटल हो जाता है। तो उनके ट्रांसक्रिप्ट और कॉन्कोर पढ़ के देखो कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है, क्या करना चाहता है, उसका विजन क्या है। क्योंकि विजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब आप इन सब कंपनीज के बारे में देखते हो। तो विजन आप हमेशा थोड़ा ध्यान में रखो कि भाई मैनेजमेंट क्या चाहता है और कहाँ वो पहुंचना चाहता है। गाइस, आर यू विथ मी गाइस? देन जस्ट हैव डब्ल्यू फॉर यू इन द चैट बॉक्स। डब्ल्यू फॉर यू इन द चैट बॉक्स। ओके ओके। सर क्या लगता है, रिकमेंडेशन आ गया? नहीं, रिकमेंडेशन हमने वायर्स एंड केबल्स में अभी नहीं दिया, लेकिन वी आर थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सेक्टर्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया है। नहीं, तमन्ना, फिनोलेक्स केबल्स की बात कर लो ना, तो फिनोलेक्स की ओवरऑल अगर
देखे तो उतना सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी इतनी नहीं है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई दिस स्टॉक इज नॉट परफॉर्मिंग। अब देखिए तो ये काफी लेगा रहा है, तो मैं अभी भी इतना पॉजिटिव नहीं हूँ। ओके, आरआर केबल है अगर आपके पास बजरंग जी, तो प्लीज होल्ड कीजिए। आई थिंक वो रिकवर होगा, वो अच्छा खासा रिकवर होगा, तो आरआर केबल एक है कि जो आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट गाइस। सर कौन से रॉ मटेरियल प्राइसेस देखते हैं? देखो, रॉ मटेरियल प्राइसेस में आपको एल्यूमिनियम और कॉपर का खास देखना है कि किस तरह से है। और नो, एल्यूमिनियम और कॉपर में प्रॉब्लम एक ही होती है ना कि वर्ल्ड लेवल पे डिपेंड होता है। अगर कोई कंट्री में कहीं कुछ शॉर्टेज हो गया तो इसको डायरेक्ट इम्पेक्ट आ जाता है। तो इसलिए नो, काफी रॉ मटेरियल प्राइसेस में फ्लक्चुएशन रहता है। सो कीप दैट इन माइंड नो व्हेन यू आर एनालाइजिंग ऑल दिस टाइप ऑफ स्टॉक कि रॉ मटेरियल कहाँ बैठा है। ठीक है। और आगे जाके सेल्स ग्रोथ कैसे, कि सेल्स ग्रोथ 14, 15, 16% का है कि नहीं है। ठीक है, अगर सेल्स ग्रोथ है ना तो कुछ प्रॉफिट में ऊपर नीचे संभाला जा सकता है। तो इन सब का गाइडेंस देखना पड़ेगा, इन सब का नो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है वो आपको समझने की जरूरत है। ठीक है। 1 मिनट। नहीं नहीं, देखिए केबल इंडस्ट्री में जो एक चीज है कि अच्छा, मोहन बोले कि क्या ये साइक्लिकल है? मेरे को नहीं लगता ये साइक्लिकल है, ओवर द टाइम ये डिमांड रहती है। सो आई थिंक देयर इज नो साइकिल एज सच, बट यस, बेस्ड ऑन द डिमांड द थिंग्स विल बी प्रोड्यूस एंड सेंट। बट ऐसे तो ये कंपनियां नो 12 मंथ्स में चलती रहती है। ओके। एफ आई आई होल्डिंग का रिलेवेंस क्या है? क्यों नहीं, एफ आई आई होल्डिंग का रिलेवेंस ये है कि इन सब स्टॉक्स में अगर एफ आई आई का होल्डिंग होता है, दैट मीन्स एफ आई आई का कॉन्फिडेंस है। वो कैसे देखना है आपको यहाँ से ही पता चल जाएगा स्क्रीनर में, अगर आप नीचे जाओगे ना। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखो तो पहले 26% था, एंड धीरे 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 नीचे गया, और ये वापिस नो 26 नहीं, 66 था, और अभी देखो 61% है। तो प्रमोटर 61 है। तो पहले अगर आप देखो तो काफी नीचे 4% नीचे आ गया। एफ आई आई का 13 है, एफ आई आई ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डी आई आई ने 11.7 उतना स्टेबल रखा है। तो देखो एफआई तो अभी भी काफी सारे नो सेक्टर को अवॉइड कर रही है, और उनको अभी भी ओवर वैल्यूएशन का डर है। और वही चीज यहाँ आप देख सकते हो, ओवर द टाइम थिंग्स आर नॉट इन अ ग्रेट शेप फॉर ऑल दिस कंपनीज। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एफआईआई इन्वेस्टमेंट, एफआई इन्वेस्टमेंट आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी किसी भी कंपनीज की। ठीक है। सर 10 वाइल बाइंग एफआई होल्डिंग मस्ट बी हाई। अगर ऐसा नहीं है कि हाई होना चाहिए, लेकिन थोड़ा अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो एफआई ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता, वो प्रॉपर रिसर्च के साथ ही इन्वेस्ट करता है। तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई एफआई ने इन्वेस्ट किया है, तो वो कॉन्फिडेंस के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो क्योंकि आपको भी पता है ब्रोकर ऐसे ही साइन नहीं करेगा, तो वो तो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा इन सब स्टॉक्स के बारे में। और दूसरा, आगे जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे रेसिडेंशियल उन सब की डिमांड बढ़ेगी ना, वैसे वैसे इनकी भी डिमांड बढ़ेगी। ऊपर से अभी ये जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कुछ इवेंट्स बड़े बड़े आते हैं, इवन दिवाली के टाइम पे भी काफ़ी थोड़ी थोड़ी डिमांड बढ़ जाती है। तो यस, उस तरह से आप और एफआईआई का इन्वेस्टमेंट यहाँ कैसे आएगा, वो है कि अगर आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड ऑल दैट अगर वो अच्छा आने लगा तो एफआईआई अपने आप आना चालू हो जाती है। अभी तक आई नहीं है लेकिन आएंगे सही। ठीक है। सर किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, अगर आप देखें तो कंसिस्टेंसी में देखें तो पॉलीकैब ऑफ कोर्स हमेशा कंसिस्टेंट रहा है। अभी इवन दो ये स्टॉक बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है ओवर द टाइम। और आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि करेगा। इवन केईआई देखो तो केवीआई ने भी डिसेंट रिटर्न दिया है, आरआर केबल ने भी नो ठीक ठाक रिटर्न दिया है। तो इन सब में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन थोड़ा लॉन्ग टर्म पकड़ के चलेगा। और आपको देखना रहेगा कि भाई आगे जाके क्या गाइडेंस मिल रहा है, कि किस तरह से सेल्स आगे बढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें कंपनियां करनी चाहती है। और क्योंकि
इन सब में क्या होता है कि आपको एक क्लियर कट मैसेज आ जाता है। कहते हैं ना कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। थोड़ा आपको एनालिसिस और डिटेल में करना पड़ेगा। कहना है एवरेज पॉलीकैप, पॉलीकैप देखो, पॉलीकैप तो थोड़ा नीचे आता है तो एवरेज करो। इस लेवल पे एवरेज करके क्या फायदा है? थोड़ा नीचे आता है तो आप जरूर एवरेज कर सकते हो। 1 मिनट गाइस। अदानी और बिरला का इम्पैक्ट कैसे होगा? देखो, अदानी और बिरला, ये एक थोड़ी डर डर है, मुझे अंदर से लग रहा है। 2026 एंड, यानी आप कह सकते हो 1 साल 1.5 साल में नो इन लोगों का भी चालू हो जाएगा, तो वो एक डिस्काउंटिंग करेंगे। वहां एक थोड़ा डर है। क्या ये पॉलीकैब उस तरह से अपना वैल्यूएशन मेंटेन कर पाएगा? अगर आप देखें तो अभी तो 44 का ही पी है, पहले ज़्यादा था। लेकिन हाँ, वो एक थोड़ा सबसे बड़ा डर रहेगा इन सब कंपनियों में। और इनके पास कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से ना स्टॉक कम होता है, तो वो अगर स्टॉक ज़्यादा है तो फिर कंपनी के लिए प्रॉब्लम है। तो दैट ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है। स्टॉक्स में जैसे मैंने बोला कि पॉली कैब एंड ऑल दैट आर गुड, इवन आर केबल इज गुड। अगेन, जस्ट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर गाइस, ये जब स्टॉक के नाम में बोल रहा हूँ ना, जस्ट फॉर योर नॉलेज, यहाँ कोई मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं। हाँ, हमारे क्लाइंट्स के उन सबको या तो स्मॉल केस में हम लोग ने रेकमेंड किया होगा या एनीथिंग, लेकिन हाँ, अदरवाइज नो। सो कीप दिस इन माइंड। सो गाइस, आपके और कोई क्वेश्चंस है तो जरूर डालिए कमेंट बॉक्स में। कुछ भी हो तो, क्या ये डबल डिजिट ग्रोथ का रिटर्न दे सकते हैं? दे सकते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है दे सकते हैं। और क्योंकि अभी रॉ मटेरियल प्राइसेस धीरे नीचे आएगा, और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कैपेक्स पिकअप होता है ना, तो कैपेक्स जैसे पिकअप होता है, आई थिंक इन सब कंपनियों को भी डायरेक्ट फायदा हो सकता है। नहीं, इसमें इसमें एक चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट ग्रोथ के मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मार्जिन अगर बढ़ता है तो इन सब कंपनियों के लिए अच्छा है, लेकिन इसलिए बोलता हूँ ना कि मार्जिन्स बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे अगर मार्जिन बढ़ता है तो आपका, कहते हैं ना, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है तो ईपीएस बढ़ता है, तो पी थोड़ा कम लगने लगता है। सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग अगर ये होता है इन सब कंपनीज के बारे में। ठीक है, चलेगा। इसे यहाँ तक रखते हैं गाइस। तो होप ये आपको वायर्स एंड केबल्स का थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो जस्ट हैव यस इन द चैट बॉक्स। ओके, जस्ट हैव यस इन द, मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, 35-40 मिनट्स इनफ है। मैं, लेकिन आपको होप अच्छा लगा होगा। और आपने क्या एक नई चीज़ सीखी आज? आज क्या सीखा आपने? ओके, वो आप ज़रूर लिखिएगा। यस, ग्रेट, एक्सेलेंट। ओके, ग्रेट। हाँ, नहीं, हाँ, रॉ मटेरियल प्राइसेस, यस, रॉ मटेरियल प्राइसेस देखना जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एल्यूमिनियम, कॉपर, उनका देखो अगर प्राइस बढ़ा तो ये सब कंपनीज को डायरेक्ट इम्पैक्ट आ सकता है। ओके, चलिए। इफेक्ट ऑफ रॉ मटेरियल, यस, करेक्ट करेक्ट। वो हम लोग देखते नहीं है, वो हम लोग देखते नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये देखना चाहिए, रेगुलरली देखना चाहिए। इनको कॉन्ट्रैक्ट्स और वो सब तो मिल जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि बाद में नो, वो एक तरह से नो उनका एग्जीक्यूशन में इशू आ जाता है ना, ऑल दैट मे हैपन। और एक सेक्टर जो मुझे अच्छा लगा, फार्मा तो ठीक है, फार्मा तो अच्छा है, लेकिन उसमें आप सीडीएमओ में फोकस कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या होता है? जैसे ये लॉरस लैब हो गया, या अगर आप डीवीज लैब ले लो, सिंजिन देख लो, क्या होता है कि इनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं बड़े बड़े मर्की प्लेयर्स से। यानी जैसे फॉर एग्जांपल सिप्ला है। सिप्ला ने अपना मेडिसिन को इन्वेंट की है। अब वो आगे जाके ना वो खुद नहीं करना चाहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। जैसे लॉरस लैब है उन सबको कि भाई आप ये दवाई बल्क में बनाओ, और वो फिर पूरी कंपनी प्लांट और वो सब लॉरस सेट करता है, और फिर वो दवाई बनाए। तो लेकिन ये लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल 10 साल। आई थिंक सीडीएमओ बिजनेस में हम लोग बहुत छोटे हैं कंपेयर टू वर्ल्ड मार्केट, चाइना के सामने भी बहुत छोटे। तो वो एक ध्यान रखिए, ये एक बहुत ही अच्छा सेक्टर आगे जाके आपके लिए होगा। सीडीएमओ सेक्टर बहुत ही अच्छा सेक्टर है, मुझे लग रहा है कि आगे जाके अच्छा रिटर्न दे सकता है। सिमिलरली, सेम लाइन में अगर आप देखो, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो जैसे डिक्सन हो गया, या एम्बर हो गया, केन्स हो गया,
सिरमा हो गया ना, ये सब में भी आप फोकस कर सकते हो। रीजन कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का आगे जाके इंडिया का दबदबा होगा, क्योंकि वर्ल्ड ओवर में इतना सस्ता स्किल लेवल कहीं भी अवेलेबल नहीं है। चाइना भी अगर आप देखो तो उनका स्किल लेवल काफी एक्सपेंसिव हो गया है, कंपेयर टू इंडिया अभी भी सस्ता है। तो यहाँ इन सब कंपनियों में भी नो आपको देखना चाहिए। आप बोलोगे तो अपन वैल्यूएशन तो देख यार, बहुत ही हाई वैल्यूएशन है। देखो वैल्यूएशन तो रहने वाला है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि क्या है कि ये डिमांड में है, और इनके भी अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ देखो, वो भी अच्छा खासा है। तो वहां आप थोड़ा ध्यान रखिए कि वो भी एक अच्छा सेक्टर है, जिसमें मुझे लगा है कि मल्टी ईयर बुल रन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि विजिबल है, विजिबल है, ऐसा नहीं है कि भाई हवा में विजिबिलिटी दिख रही है। तो ये आप थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा देखो, छोटे छोटे एक है, आप बोलोगे तो अपने एआई का क्यों नहीं बोल रहे हो, या 20 बैटरी एनर्जी सेविंग सर्विस की बात क्यों नहीं कर रहे हो। देखो क्या है कि यार ये है, लेकिन उसके डेडिकेटेड कंपनियां कम हैं। ओके, और अगर हम लोग डेटा सेंटर की बात करें तो एक अच्छा है अनंत राज है, लेकिन अभी भी उतना ग्रो नहीं हुआ है, अभी भी उसका शेयर बहुत कम है। 20 में भी ये हो रहा है। ठीक है, और अगर रिन्यूअल भी बोलो, रिन्यूअल में भी देखो सोलर के कुछ कंपनीज अच्छा चल चल रही है, लेकिन सोलर में ना बहुत ही कंपटीशन होते हैं। सो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि कौन सी कंपनीज में डाल रहे हो। जैसे वाड़ी हो या प्रीमियम हो, दे आर क्वाइट सेट, लेकिन बाकी सब कंपनी स्ट्रगल कर रही है। आप SW सोलर देखो या बाकी सब। तो ACME अच्छा कर रही है, तो वो भी एक सेक्टर देख सकते हो। विंड एनर्जी भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम है कंपैरेटिवली। और अगर आप देखो तो विंड विल बी द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर, तो वहाँ आप थोड़ा ध्यान रखिए, तो वो भी एक अच्छा हो सकता है। कैपिटल गुड्स आई थिंक आगे जाके बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हमारा जो इंडिया का गवर्नमेंट का कैपेक्स है वो बढ़ता ही जा रहा है, और उसके वजह से कैपिटल गुड्स को रेगुलर ऑर्डर मिलते हैं, जैसे L&T हो गया या कमिंस हो गया, उन सबको। तो वो एक स्टेडी ऑर्डर फ्लो रहेगा। हाँ, वैल्यूएशन थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप देखो L&T भी कितने सालों से नो अच्छा परफॉर्म करे, एंड इट इज एबल टू गिव यू अ गुड रिजल्ट ओवर द टाइम। तो गाइज ये सब आप सेक्टर की मैंने थोड़ा डिटेल में बात की, वहां आप ध्यान रखिएगा। इसमें से भी आप इन्वेस्ट करो तो पोर्टफोलियो अच्छा बन सकता है। और अगर आपको हमारी नीड चाहिए, जहां हम लोग पोर्टफोलियो रिव्यू और रिकमेंडेशन देते हैं, तो मैंने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट और प्लस कमेंट बॉक्स में लिंक दी है, उसको क्लिक करके जरूर कीजिएगा। और गाइस आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल विदाउट फेल। तो चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। ओके, आई वेट फॉर योर क्वेश्चन, सो थैंक यू वेरी मच, सी यू देन, बाय बाय। Investment in market securities is subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.